नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर राज क्लासेस में हम जिस विषय के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। फिर भी भूमिका की शुरुआत हम नव पाषाण काल से करते हैं। हम देख रहे हैं कि विश्व के तमाम भागों में नव पाषाण काल के दरमियान एक महानतम सभ्यताओं का जन्म हुआ, जैसे कि मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, दजला फरात नदी की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में वांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, और उसी तरह से भारत में सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। आपको याद रखना होगा कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो है वो जंगलों से निकल करके नदियों की घाटियों में बसना प्रारंभ कर दिया था। इसका मुख्य कारण क्या था? मनुष्य नदियों की घाटियों में क्यों बस रहा था? तो इसका उत्तर है कि नदी की घाटियों में उसे जीवन के अनुकूल हर वो परिस्थिति मिल रही थी जो उसके लिए आवश्यक थी। जैसे कि आप देखते हैं कि नदियों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता वो मनुष्य को हो रही थी। इसके साथ ही उपजाऊ और कोमल मिट्टी उसे मिल रही थी। समतल भूमि होने के कारण आवागमन की सुविधा थी। उसके पशुपालन के लिए वर्ष भर पर्याप्त पानी उपलब्ध था। मत्स्य पालन वो कर सकता था, नौकायन वो कर सकता था, और इसके साथ ही नदी की घाटियों में प्रचुर मात्रा में धातु भी उपलब्ध थी, जिसकी वजह से नवपाषाण कालीन मानव नदी की घाटियों में बसना प्रारंभ किया। यही कारण है कि लगभग ईसा पूर्व 6000 और 7000 के आसपास विश्व के अनेक भागों में नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है, जबकि भारत में जो नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं वो 6000 ईसा पूर्व के आसपास पाई गई हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लगभग 6000 ईसा पूर्व में भारत में जो नदी घाटियां थी उनके किनारे सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हो गया, और इस तरह से सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसके दूसरे छोर की तरफ यदि हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में नहीं आई थी उस समय तक हमारे इतिहासकार यह मानते थे कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है। 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। पुरातत्ववेत्ता वैसे विज्ञानी होते हैं जो कि धरती हमारे धरातल के भीतर जितनी भी पुरातात्विक वस्तुएं अवशेष छिपे हुए होते हैं उनकी खुदाई करते हैं और उनको इतिहास लेखन हेतु प्रस्तुत करते हैं। पुरातत्ववेत्ता जिन वस्तुओं को आपके समक्ष खोद कर खुदाई करके लाते हैं उन्हीं को कालक्रम के अनुसार सजाकर हमारे इतिहासकार पेश करते हैं। तो 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम वो पहले पुरातत्ववेत्ता थे जिन्हें हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई में कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में एक सभ्यता, एक उच्च कोटि की सभ्यता थी। हालांकि 1875 से लेकर के 1921 ईस्वी तक इस क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय और कुछ भी योगदान नहीं है, कुछ भी अन्यत्र खुदाई नहीं हुई और ना ही इस सभ्यता के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता चला। पुनः 1922 ईस्वी में सर राखलदास बनर्जी पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल, सर दयाराम साहनी, काशीनाथ दीक्षित,
पिड्स, व्हीलर इत्यादि पुरातत्ववेत्ताओं ने इस पूरे क्षेत्र की खुदाई करवाई और इस तरह से एक बहुत ही विकसित सभ्यता और संस्कृति का हमें पता चला। यह सभ्यता और संस्कृति जब तुलनात्मक ढंग से इतिहास लेखन किया गया और इसकी समानता देखी गई तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से या चीन की सभ्यता से या मिस्र की सभ्यता से काफी अलग थी और काफी विकसित सभ्यता थी। हम देख रहे हैं कि इसकी जानकारी जो है वो हमें पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। जिस भी काल का इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसकी सारी की सारी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी जानकारी है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। इस क्षेत्र की खुदाई में जो भी लिपियां मिली, जो भी मुहरें मिली, उन्हीं को आधार मानकर जो वस्तुएं मिली उनके आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। हालांकि जो लिपि है वो उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो अन्य वस्तुएं जैसे स्मारक है, भवन है, मिट्टी के बर्तन है, मनके हैं, आभूषण है, अनाज है, वस्त्र के टुकड़े हैं, इन सारी वस्तुओं से, पुरातात्विक अवशेषों से, पुरातात्विक स्रोतों से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? 1875 में ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिस क्षेत्र की खुदाई करवाई वहां से जो नगर मिला था वह था हड़प्पा। तो इस आधार पर हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। बहुत समय तक इतिहासकारों का यह मानना था कि हड़प्पा एकमात्र स्थल है जो यहाँ पाया गया है, लेकिन जैसे जैसे 1922 के बाद खुदाई का काम चलता गया, एक के बाद एक नगर, एक के बाद एक भवन, स्मारक और पुरातात्विक वस्तुएं बहुत दूर तक मिलती चली गई। लेकिन प्रारंभ में चूंकि सिंधु नदी जहां से गुजरती थी उन क्षेत्रों की ही खुदाई हुई, तो इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता को पुनः सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। जैसे जैसे समय बीतता चला गया और पुरातात्विक अवशेष बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों से मिलने लगे, तब इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता ये तीनों लगभग एक ही प्रकार की विशेषताओं को दर्शाते हैं, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर हम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भौगोलिक विस्तार, यानी इसके अवशेष, पुरावशेष हमें कहां कहां से प्राप्त हुए। तो इसके सारे अवशेष जो है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चनाव और सरस्वती, 6 नदियां, और सिंधु 7वीं नदी। यानी इस प्रकार ये 7 नदियां मिलकर के सप्त सिंधु का प्रदेश बनाती हैं, और इन्हीं सप्त सिंधु प्रदेश से हमें सिंधु घाटी की तमाम अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है वो हम आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के ग्रंथ ऋग्वेद में बार बार पाते हैं। तो ये वही सप्त सिंधु का प्रदेश है जो कि इन 7 नदियों के मिलने से बना हुआ है। तो सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो हम देख रहे हैं कि ये 7 नदियां जहां जहां से गुजरती हैं उन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। अब अफगानिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, जम्मू, कश्मीर, इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों से इनके अवशेष जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। कह सकते हैं कि आप सिंधु नदी से लेकर के नीचे जैसे आप आते हैं, भारत का मानचित्र यदि आपको पता होगा, आपने देखा होगा, तो देखिएगा कि सिंधु नदी जहां से शुरुआत होती है वहां से लेकर के गंगा यमुना की घाटी से लेकर आपको नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों तक इस सभ्यता का विस्तार हमें दिखाई देता है।
इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, लगभग अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के 350, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों का अब तक पता चल चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 350 स्थलों का अब तक पता चल चुका है, जिसमें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, बनमाली, मिठाथल, राखीगढ़, मांदा और यहाँ तक कि आपको बलूचिस्तान में सुबकांकेडोर और उत्तरी अफगानिस्तान में शुर्तगोई तक कितना लंबा चौड़ा ये एरिया था जहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो इतना भौगोलिक विस्तार था। इसके जो 2 प्रमुख नगर थे वह थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आज की तारीख में सिंध क्षेत्र में है, जहां सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो यह नगर मिला है। मोहनजोदाड़ो के अतिरिक्त चान्होदड़ो, जोदड़ो यह नगर भी सिंध प्रांत से मिला है, जबकि पश्चिमी पंजाब से हमें हड़प्पा इस नगर की प्राप्ति हुई है। तो अब ये 2 विशाल नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और इसके अतिरिक्त जितने भी जगह हैं वो छोटे बड़े शहरों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है और हड़प्पा, ये 2 बड़े शहर, ऐसा माना जाता है कि ये 2 बड़े शहर जो हैं वो चूंकि इस सभ्यता का विस्तार फैलाव बहुत ज्यादा था, तो एक जगह से पूरी की पूरी शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली नहीं संभाली जा सकती थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन 2 जगहों से इस पूरे क्षेत्र का नियंत्रण या इनकी शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था गुजरात में, जहां से व्यापारिक काम हुआ करता था, और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के व्यापारिक संबंध मिस्र, क्रीट इत्यादि देशों के साथ में थे। तो हम देख रहे हैं कि प्रमुख स्थल जो है वो इसके 350 के आसपास अभी तक प्राप्त हुए हैं। हालांकि खुदाई का काम चल रहा है और भविष्य में और भी अधिक शहरों के पाए जाने की संभावना प्रबल है। पुनः हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय या काल निर्धारण क्या था। यह सभ्यता कितने से कितने समय तक फली फूली विकसित हुई। एक बात आपको और भी याद रखना है कि विश्व की अन्य सभ्यताओं से यह सभ्यता अलग थी। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरों का जितना सुंदर समायोजन हम सिंधु घाटी सभ्यता में पाते हैं, उतना अच्छा, उतना खूबसूरत समायोजन हमें अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हम फिर से टॉपिक पे वापस लौट कर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारण। देखिए, इतिहासकारों का यह मानना है, चूंकि इतिहास हम पढ़ते हैं तो अब इतिहासकारों ने हमें जो बताया है उसी के आधार पर ही क्लासेस होती हैं या वही हमें पढ़ाना होता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली विकसित हुई और 1500 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यह सभ्यता 2750 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक फैली। लेकिन जिस मत से सबसे ज्यादा इतिहासकार सहमत हैं वह है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसका काल निर्धारण। और कार्बन 14 पद्धति यह बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक फली फूली और विकसित हुई। इसमें आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि यह कार्बन 14 पद्धति क्या है। कार्बन 14 पद्धति मुख्य रूप से एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा पुराने से पुराने वस्तुओं की उम्र, उनकी आयु या उनके काल की गणना की जाती है। हम जानते हैं कि हर एक वस्तु में, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, उसमें एक कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है, एक प्रतिशत होता है उनके भीतर। और जब वह वस्तु समय के साथ में
उन वस्तुओं से कार्बन का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जब पूरा वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार ये गणना करते हैं कि किसी वस्तु में कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद है, और जितनी मात्रा मौजूद है उसके हिसाब से उसकी आयु मानी जाती है। जैसे कि जो वस्तु जितनी प्राचीन होगी उसमें कार्बन का उतना ही कम परसेंटेज होगा, जो चीजें नई होंगी उनमें कार्बन का परसेंटेज अधिक होगा। तो इस प्रकार कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका काल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जिस पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं वो है सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया, यहाँ कौन सी प्रजाति थी, यहाँ की जाति कहाँ से आई थी, यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय निवासी यहीं के रहने वाले थे या ये यहाँ से कहीं बाहर से आए थे। इस संबंध में बहुत अलग अलग प्रकार के मत हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस समय में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार प्रसार हो रहा था, फैलाव हो रहा था, विस्तार हो रहा था, उसी समय विश्व के अनेक नदी घाटियों में अन्य सभ्यताओं का भी विकास हो रहा था। हम उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी निवासियों के व्यापारिक संबंध अन्य सभ्यताओं के साथ में थे, यानी कि यहाँ के लोगों का अन्यत्र जगहों पर जाना और अन्यत्र जगह के लोगों का भारत आना, सिंधु निवासियों के साथ में संपर्क में रहना, यह अनिवार्य रूप से पाया गया है। तो सिंधु घाटी, ऐसी स्थिति में सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? अलग अलग इतिहासकार, फिर इसमें आप देखिएगा विवाद है और अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मतों को मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी के निर्माता जो थे वो मेसोपोटामिया से आए हुए थे और उन्होंने यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। उनकी चूंकि मेसोपोटामिया से यहाँ का जो सभ्यता है वो कुछ अलग थी और कुछ ज्यादा ही परिष्कृत थी। तो हम देखते हैं कि कुछ विद्वान जब यह मानते हैं कि मेसोपोटामिया से आए थे तो वहीं पे उनके तर्क का खंडन कर दिया जाता है। जैसे कि मेसोपोटामिया में शवों को दफनाने की क्रिया थी, मेसोपोटामिया में मंदिर पाए गए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इन दोनों ही व्यवस्थाओं का लगभग अभाव पाया गया है। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में उस समय भवन निर्माण और नगर निर्माण योजना उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी जितनी कि भारत में थी, जितनी कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी उस समय पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और मेसोपोटामिया के लोग उस समय में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस आधार पर इस मत का खंडन हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे या इसके निर्माता जो थे वो मेसोपोटामिया से आए थे। इसका दूसरा मत है कि सिंधु घाटी के जो निर्माता हैं वो ईरान, बलूचिस्तान से आए थे। चूंकि हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का व्यापारिक संबंध ईरान और बलूचिस्तान तक था, सुतकांकेडोर तक वो जाते थे और वहां से लाजवर्त मनी लेकर के आते थे। यहाँ से वो खाद्यान्न जो है उनका निर्यात करते थे। लेकिन सिर्फ इस एक आधार पर ईरानी बलूची सभ्यता के लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता मानना संभव नहीं होता है। तीसरा मत हमें ये बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे वो आर्य थे और आर्य सभ्यता जो थी वो उसने ही सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया था, जिसका खंडन इस आधार पर हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता फली फूली और विकसित हुई। तो यहाँ पर ये भी मत कट गया। अगला मत जो है वो ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण यहाँ के स्थानीय निवासियों ने किया। यहाँ पर किसी अन्य जाति या प्रजाति के लोग नहीं आए थे। हालांकि अवशेषों में बहुत सारे नरमुंड कंकाल ऐसे मिले हैं जो अन्य प्रजातियों के हैं। तो इस आधार पर यह भी मानना संभव नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं
वो यहाँ के स्थानीय निवासी थे। सबसे महत्वपूर्ण मत है जिससे कि ज्यादातर इतिहासकार इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं, वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो मिश्रित प्रजाति के थे। ये ऑस्ट्रेलाइड थे, मंगोलियन थे, बलूची थे, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ जमावाड़ा था और इन लोगों ने मिल करके सिंधु सभ्यता का निर्माण किया, एक विशेष प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया था। अगला टॉपिक जो है वो है इस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में हम देखते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। चूंकि उत्खनन में जो भी मिला है वो सारे के सारे नगर मिले हैं, किसी भी ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति के अवशेष यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए पॉइंट नंबर 1 यह एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, यह एक व्यापारिक सभ्यता थी, चूंकि व्यापार के हमें अनेकों प्रमाण मिले हुए हैं। तीसरा है कि यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक जनतांत्रिक सभ्यता थी, यानी यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था थी। किसी भी प्रकार के राजाओं का शासन यहाँ नहीं दिखता है, ना पाया गया है, ना उनके वंश, ना उनका कार्यकाल, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये एक जनतांत्रिक व्यवस्था है और जनतंत्र में जिस प्रकार की सामूहिक तौर पर स्नानागार, अन्नागार इत्यादि पाए जाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्नानागार, अन्नागार इत्यादि पाए गए हैं, जो कि यह बताता है कि यहाँ जनतांत्रिक सभ्यता थी। चौथी बात कि यह एक शांति मूलक सभ्यता थी। शांति मूलक सभ्यता से तात्पर्य हम देखते हैं कि वाणिज्य और व्यापार वही ज्यादा फले फूले और विकसित हुए जहाँ की सभ्यता शांतिपूर्ण थी। जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हो, जहाँ अशांति हो, वहाँ किसी भी प्रकार से व्यापार जो है वो फल फूल नहीं सकता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के व्यापारिक संबंध अन्य सभ्यताओं के साथ थे और बड़े पैमाने पर इनका व्यापार हुआ करता था, व्यापारिक संबंध थे। तो हम कह सकते हैं कि यह एक शांति मूलक सभ्यता थी। चौथी बात कि यहाँ के लोग जो थे वो धार्मिक थे, धर्म मूलक सभ्यता थी। यहाँ जितनी भी लिपियां पाई गई हैं सब किसी ना किसी धर्म, किसी ना किसी विशेष देवी देवता और या किसी धार्मिक भावना का द्योतक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक धर्म मूलक सभ्यता भी थी। तो हम देख रहे हैं लगातार कि इस सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं थी और प्रस्तर धातु कालीन या प्रस्तर धातु वाली यह सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी कांसे के साथ साथ पत्थरों का भी उपयोग किया करते थे। तो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका नगर निर्माण योजना। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत चैप्टर्स है जिसमें अभी आपको पढ़ना है नगर निर्माण योजना के बारे में, जिसमें अभी आपको पढ़ना है उनके राजनीतिक संगठन के बारे में, उनकी सामाजिक अवस्था, उनकी आर्थिक अवस्था, उनकी धार्मिक अवस्था, उनकी शव दहन की प्रक्रिया, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है सिंधु घाटी का पतन किस प्रकार से हुआ। तो इतने सारे टॉपिक्स इसमें बाकी हैं। मुझे लगता है कि अन्य टॉपिक्स के लिए हमें अलग अलग वीडियो के द्वारा इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप आगे भी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।